तो इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोल लैंड 2 के आने वाले एपिसोड को। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड के अंदर देखा था कि सन मून एम्पायर के अंदर एक लंबा कॉन्वर्सेशन चलने के बाद यह डिसाइड किया जाता है कि अब आगे का मैटर जूजी हैंडल करेगी। तो वही युहाओ और तांग वुटोंग को फाइनली ब्लू सिल्वर एम्परर ग्रास मिल जाता है। तो दूसरी तरफ जूजी श्रेक एकेडमी की तरफ अपनी आर्मी को लेकर रवाना हो जाती है, जिसके बाद हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें युहाओ को दिखाया जाता है जो ब्लू सिल्वर एम्परर ग्रास से कहता है कि सीनियर बाहर आ जाइए, मेरे मन में कोई बुरा इरादा नहीं है। और तभी दूर से एक आवाज आती है कि तुम्हारे अंदर एम्परर बीस्ट की ऑरा क्यों है, जिस पर युहाओ जवाब देता है कि वो मेरी लवर थी। लेकिन उसके ये वर्ड सुनकर भी तांग वुटोंग के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आता है, बल्कि उसके मन में युहाओ के लिए रिस्पेक्ट और बढ़ जाती है। जो सुनकर वो आवाज कहती है कि लेकिन तुम्हारी लवर तो अब तुम्हारी एबिलिटी बन चुकी है, जिस पर युहाओ चुप हो जाता है और धीरे से जमीन पर बैठ जाता है और उसकी आंखों में गहरा दर्द भर आता है। जैसे ही वो आंखें बंद करता है तो वांग क्यूएर की यादें याद आने लगती हैं और उसका पहला इंट्रोडक्शन, उसकी कोल्ड आवाज, गोल्डन स्पीयर और उसकी सच्ची फीलिंग, सब कुछ एक एक करके उसके मन में लौट आती है। और वो याद करता है कि कैसे क्यूएर हमेशा उसके साथ रहना चाहती थी, जबकि वो उससे दूरी बनाने की कोशिश करता था। लेकिन जब उसने अपनी जान देकर उसे बचाया था, तभी युहाओ को एहसास हुआ था कि वो उसके दिल का हिस्सा बन चुकी थी। जो सोचते ही उसका दिल फिर से टूट जाता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और उसकी सैडनेस इतनी ज्यादा होती है कि आसपास की ब्लू सिल्वर ग्रास और फूल भी झुक जाते हैं, मानो वे भी उसके साथ शोक मना रहे हों। और तभी उसके पीछे 3 आई गोल्डन लाइन का गोल्डन प्रोजेक्शन अपीयर होता है और उसकी आंखों में भी दर्द और बिछड़ने का दुख साफ नजर आ रहा था। लेकिन तभी एक कोमल हाथ आगे बढ़कर उसके पंजे को पकड़ लेता है, जो देखकर 3 आई गोल्डन लाइन ऊपर देखता है और उसे तांग वुटोंग दिखाई देती है और उसकी आंखों में दुख के साथ अपनापन भी था, जो देखकर 3 आई गोल्डन लाइन सिर हिलाता है और गोल्डन लाइट बनकर तांग वुटोंग की बॉडी में समा जाता है। और अगले ही पल तांग वुटोंग की आंखें खुलती हैं और वो धीरे से उसे पुकारती है, जो सुनकर युहाओ की बॉडी कांप उठती है, क्योंकि यह वही आवाज थी जिसे वह कभी भूल नहीं पाया था। और आंसुओं से भरी आंखों के साथ वो सिर उठाता है और सामने देखकर पूरी तरह स्टन्ड रह जाता है, क्योंकि उसके सामने वही फेमिलियर फेस, वही कोल्ड आंखें और उनके अंदर छिपी गर्माहट मौजूद थी, जो देखकर युहाओ इमोशनल होकर चिल्लाता है कि वांग क्यूएर। और अगले ही पल वो उसे कसकर गले लगा लेता है। तो वही वांग क्यूएर भी उसकी बाहों में शांत होकर टिक जाती है और उसकी आंखों की कोल्ड सेटिस्फैक्शन में बदल जाती है, जिसके बाद वो धीरे से कहती है कि हाँ, ये मैं ही हूँ और सच कहूँ तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती थी और मेरे लिए यही सबसे अच्छी बात थी। जो सुनकर युहाओ कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसके वर्ड गले में ही अटक जाते हैं। तो वही वांग क्यूएर मुस्कुराकर कहती है कि जब मैंने वो फैसला लिया था, तब मुझे लगा था कि यही हम दोनों के लिए सबसे सही रास्ता है और अब मैं तुम्हारी बॉडी का एक हिस्सा बन चुकी हूँ और अब कोई भी ताकत हमें अलग नहीं कर सकती है। मेरी सोल तुम्हारे अंदर है और मेरी स्ट्रेंथ डोंगर के पास है, इसलिए सच तो ये है कि मैं कभी भी तुमसे दूर गई ही नहीं थी। और फिर वांग क्यूएर आगे कहती है कि क्या तुम्हें पता है मैं अभी कितनी खुश हूँ, जब पहली बार मैंने तुम्हारे दिल में अपने लिए प्यार महसूस किया था और मेरे लिए बस इतना ही काफी है। इसलिए अब तुम डोंगर के साथ खुश रहो, चाहे वो डोंगर हो या तांग वुटोंग, वो हमेशा तुम्हारा सबसे बड़ा प्यार रहेगी और मैं तो बस तुम्हारे दिल का एक हिस्सा हूँ। और जब मैंने खुद को उसकी तरह बनाया था, तभी मेरी हार तय हो गई थी, क्योंकि मैं कभी उसकी जगह नहीं ले सकती थी। लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन वो तुमसे मुझसे भी ज्यादा प्यार करती है। वैसे तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग है, लेकिन तुम्हारा पूरा दिल उसी का है, इसलिए दुखी मत हो। और अगर तुम ऐसे ही रहोगे तो मुझे और भी ज्यादा दुख होगा और जब भी तुम्हें मेरी याद आए तो तुम तांग वुटोंग को गले लगा लेना, क्योंकि अब तुम, मैं और वो कभी अलग नहीं हो सकते हैं। जो सुनकर युहाओ पूरी तरह स्टन्ड रह जाता है और अब उसे समझ आया था कि तांग वुटोंग के मार्शल सोल में इतने बदलाव क्यों आए थे और वो गोल्डन ड्रैगन स्पीयर का इस्तेमाल कैसे कर पाती थी, क्योंकि वांग क्यूएर की स्ट्रेंथ सच में उसके अंदर मौजूद थी। जिसके बाद वो इमोशनल होकर कहता है कि वांग क्यूएर, तुमने मेरे लिए बहुत बड़ा सैक्रिफाइस किया है। जो सुनकर वांग क्यूएर मुस्कुराकर कहती है कि लेकिन उससे पहले तुम भी तो मेरे लिए अपनी जान देने को तैयार थे और मेरे लिए वही काफी था और मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसलिए अपना ख्याल रखना और याद रखना कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। इतना कहकर वो अपना हाथ बढ़ाकर युहाओ के आई ऑफ डेस्टिनी और उसके फोरहेड को टच करती है और अगले ही पल गोल्डन लाइट तांग वुटोंग की बॉडी से निकलकर वापस युहाओ में समा जाती है, जो महसूस करते ही युहाओ के दिल का दर्द धीरे धीरे गायब होने लगता है और उसे एहसास हो जाता है कि वांग क्यूएर कभी उससे दूर गई ही नहीं थी, वो हमेशा उसके अंदर मौजूद थी। जिसके बाद वो तांग वुटोंग की तरफ देखता है और धीरे से कहता है कि तांग वुटोंग। जो सुनकर तांग वुटोंग मुस्कुराती है और तभी युहाओ कहता है कि मुझे माफ कर दो। जो सुनकर तांग वुटोंग उसे घूरते हुए कहती है कि तुम्हें सजा मिलेगी। जो सुनकर युहाओ हैरान रह जाता है, लेकिन अगले ही पल तांग वुटोंग आगे बढ़कर उसके होंठों को चूम लेती है, जो महसूस करते ही युहाओ के दिल में वांग डोंगर और वांग क्यूएर दोनों की यादें एक साथ चलने लगती हैं। लेकिन तुरंत बाद तांग वुटोंग उसे धक्का दे देती है और वो
वो हवा में उड़ता हुआ दूर जा गिरता है और किसी तरह वो अपने फ्लाइंग टाइप सोल टूल की मदद से खुद को संभाल लेता है, जो देखकर उसे एहसास होता है कि तांग वुटोंग अभी भी उसके और वांग क्यूएर के रिलेशंस को लेकर थोड़ी जेलस है। लेकिन इसके बावजूद उसके दिल में बहुत ज्यादा खुशी भरी हुई थी, क्योंकि उस एक पल में उसने दो अलग अलग लड़कियों के प्यार को महसूस किया था। और थोड़ी देर बाद वो वापस तांग वुटोंग के पास आता है और उसका हाथ पकड़ लेता है, और तभी पहले वाली आवाज दोबारा सुनाई देती है कि ह्यूमंस की दुनिया सच में बहुत कॉम्प्लेक्स है और मैंने कभी नहीं सोचा था कि एम्परर बीस्ट किसी ह्यूमन से इतना प्यार कर सकती है। जो सुनकर युहाओ पूछता है, तो अब आपको मेरी बात पर भरोसा है? जो सुनकर वो आवाज पहले से कहीं ज्यादा शांत हो जाती है, क्योंकि उसके दिल का सबसे बड़ा दर्द अब हल्का हो चुका था। और तभी वो आवाज पूछती है कि ठीक है, तो अब बताओ तुम यहाँ किस लिए आए हो? जिस पर युहाओ सीरियस होकर तांग या की सिचुएशन को एक्सप्लेन करता है और वो बताता है कि इविल सोल मास्टर्स की वजह से उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी है और उसे बचाने के लिए ब्लू सिल्वर एम्परर की पावर की जरूरत है। इसलिए मुझे आपका एक लीफ चाहिए और बदले में कोई भी शर्त पूरी करने को तैयार हूँ। जो सुनकर वो आवाज कहती है कि तुम बहुत पावरफुल हो और अगर चाहो तो मुझे हराकर जबरदस्ती ले जा सकते हो, तो तुम फिर ऐसा क्यों नहीं करते हो? जो सुनकर युहाओ जवाब देता है कि मैंने कसम खाई है कि सेल्फ डिफेंस के अलावा कभी किसी सोल बीस्ट पर अटैक नहीं करूंगा, इसलिए मैं सिर्फ एक्सचेंज करना चाहता हूँ। जो सुनकर ब्लू सिल्वर एम्परर हैरान रह जाता है, जिसके बाद युहाओ स्पिरिट्स के बारे में समझाता है और स्टार एनीस मिस्टीरियस आइस ग्रास को भी बाहर बुला लेता है, जो देखकर ब्लू सिल्वर एम्परर का रवैया और भी नरम हो जाता है। और फिर वो कहता है कि मैं लगभग 1,90,000 साल से जीवित हूँ। हालांकि मैं ब्लू सिल्वर एम्परर बन चुका हूँ, लेकिन अपने ब्लड लाइन की लिमिट की वजह से आने वाली हेवनली पनिशमेंट को नहीं झेल पाऊंगा, इसलिए मेरा अंत करीब है और शायद तुम्हारा तरीका मुझे नई जिंदगी दे सकता है। जो सुनकर युहाओ बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और फिर वो उसे स्पिरिट्स का रास्ता अपनाने का सुझाव देता है और विश्वास दिलाता है कि तांग या फ्यूचर में एक पावरफुल टाइटल्ड दूल्हो बनेगी। जो सुनकर ब्लू सिल्वर एम्परर सेटिस्फाइड होकर कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। तो वही उसके वर्ड्स के साथ पूरी वैली की ब्लू सिल्वर ग्रास एक्साइटमेंट से हिलने लगती है, जिसके बाद चारों डायरेक्शन से बहुत बड़ी बड़ी ब्लू बेलें उठती हैं और आपस में जुड़कर एक ह्यूमन का फोम बना लेता है। जिसके बाद वो फोम युहाओ के सामने आकर सिर झुकाता है, जो देखकर युहाओ भी रिस्पेक्ट से सिर हिलाता है। जिस पर ब्लू सिल्वर एम्परर मुस्कुराकर कहता है कि असल में मुझे एम्परर बीस्ट की पसंद पर भरोसा है, वो कभी गलत नहीं हो सकती है। जो सुनकर तांग वुटोंग की आंखों में एक अलग सी चमक आ जाती है, जिसके बाद युहाओ उसका हाथ पकड़ता है और वैली से बाहर उड़ने लगता है और साथ ही वो अपनी स्पिरिचुअल एंटेना बढ़ाकर ब्लू सिल्वर एम्परर से जोड़ देता है। तो वही शुरुआत में ब्लू सिल्वर एम्परर थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन युहाओ की स्पिरिचुअल पावर में पौधों जैसी फेमिलियर फीलिंग महसूस करते ही वो भी अपना स्पिरिचुअल कनेक्शन उससे जोड़ देता है और अगले ही पल युहाओ अपनी स्पिरिचुअल डिटेक्शन के जरिए महसूस की गई सारी चीजें ब्लू सिल्वर एम्परर को दिखाने लगता है, जो देखकर ब्लू सिल्वर एम्परर की पूरी बॉडी हिल जाती है और वो बेलों से बनी अपनी आंखों से युहाओ को घूरते हुए कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर इतनी पावरफुल होगी। जिसके बाद उसकी बॉडी से बहुत बड़ा स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशंस निकलता है और युहाओ तक पहुंच जाता है और उसी पल युहाओ महसूस करता है कि पूरे माउंटेन वैली की हर हलचल ब्लू सिल्वर एम्परर के कंट्रोल में है, क्योंकि वो खुद को चैनल बनाकर वैली की हर ब्लू सिल्वर ग्रास से जुड़ा हुआ था। जो महसूस करके दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हैं, क्योंकि वे एक दूसरे की सिंसेरिटी को साफ महसूस कर सकते थे। इसके बाद वे तेजी से आसमान की तरफ उड़ने लगते हैं और उड़ते हुए ब्लू सिल्वर एम्परर कहता है कि अगर तुम्हारा मार्शल सोल मेरे जैसा होता तो शायद मैं तुम्हें ही चुन लेता, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा खास हो। जो कहते हुए ब्लू सिल्वर ग्रास की सेंसेस बेहद शार्प होती है, क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर एक बहुत ब्राइट फ्यूचर देख सकता हूँ। जो सुनकर युहाओ मुस्कुराता है और कहता है कि जब आप मेरी फ्रेंड से मिलोगे तो बिल्कुल भी निराश नहीं होंगे, क्योंकि उसका मार्शल सोल भी ब्लू सिल्वर एम्परर है और उससे पहले भी एक ह्यूमन ब्लू सिल्वर ग्रास मार्शल सोल के साथ बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा था और वे मेरे एल्डर हैं। जो सुनकर ब्लू सिल्वर एम्परर सिर हिलाकर कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम किसकी बात कर रहे हो। जो सुनकर युहाओ चौंक जाता है, तो वही ब्लू सिल्वर एम्परर बताता है कि ब्लू सिल्वर ग्रास भले ही कमजोर दिखती हो, लेकिन उनकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है और उनकी स्पिरिचुअल सेंसेस एक दूसरे से जुड़ी रहती है, जिसकी वजह से उनकी जाति में होने वाली बड़ी घटनाओं की जानकारी सभी को मिल जाती है। जिसके बाद वो तांगसन की माँ का जिक्र करते हुए कहता है कि उनकी ब्लड लाइन सबसे प्योर थी और उनका बेटा इस दुनिया की लिमिटेशंस को तोड़कर गॉड बन गया था, और उनके बारे में बात करते समय मुझे उन्हें योर मैजेस्टी कहना चाहिए। जो सुनकर युहाओ भी हैरान रह जाता है और फिर वो मुस्कुराकर कहता है कि मेरी फ्रेंड प्रेजेंट टाइम पर टांग सेक्ट की सेक्ट लीडर और तांगसन की डायरेक्ट डिसेंडेंट्स है और लगता है टांग सेक्ट और आपकी रेस के बीच एक खास रिलेशनशिप है। जो सुनकर ब्लू सिल्वर एम्परर और भी खुश हो जाता है और अब उसे इस मिशन पर पूरा भरोसा हो चुका था। और इसके बाद तीनों स्टार लुओ एम्पायर की तरफ उड़ने लगते हैं और युहाओ एक हाथ से तांग वुटोंग और दूसरे हाथ से ब्लू सिल्वर एम्परर को पकड़े हुए था और उसे भरोसा दिलाने के लिए वो अपनी स्पीड बढ़ा देता है। तो वही दूसरी तरफ लगातार अटैक झेलने के बाद सन मून एम्पायर ने अपनी ज्यादातर बाहरी सिक्योरिटी रेडिएंट सिटी के आसपास समेट ली थी, इसलिए रास्ते में उन्हें कोई बड़ी रुकावट नहीं मिलती है और वे जल्द ही स्टार लुओ एम्पायर के एरिया में एंटर कर लेते हैं। जिसके बाद पूरी सन मून एम्पायर आर्मी तेजी से श्रेक सिटी की ओर बढ़ने लगती है और शाम तक पूरी आर्मी सिटी से 50 किलोमीटर दूर कैंप लगाकर रुक जाती है और आधी सिटी को घेर लेती है।
लेकिन हैरानी की बात यह थी कि श्रेक सिटी कोई भी मूवमेंट नहीं करती है और जैसे ही रात होती है तो अचानक आसमान में कई ब्लास्ट होने लगते हैं और अगले ही पल ग्लो करती फायर से बने वर्ड्स पूरे आसमान में दिखाई देने लगते हैं, जिसमें लिखा था कि 10 दिनों के अंदर युहाओ को हमारे हवाले कर दो वरना सिटी के हर इंसान को मार दिया जाएगा। तो वही उसी समय लंबी जर्नी के बाद श्रेक सिटी लौट रहे युहाओ और तांग वुटोंग भी ये मैसेज देखते हैं, जो देखकर तांग वुटोंग पूछती है कि जूजी आखिर क्या करना चाहती है, जिस पर युहाओ कहता है कि पहले एकेडमी चलते हैं, वहां जाकर देखेंगे कि क्या करना है। और इतना कहकर वो तांग वुटोंग और ब्लू सिल्वर एम्परर को लेकर अपनी इमिटेशन और स्पिरिचुअल इंटरफेरेंस डोमेन की मदद से बिना किसी को पता चले श्रेक सिटी के अंदर एंटर कर जाता है। और एकेडमी जाने से पहले वो टैंक सेक्ट जाता है और सभी हायर अप्स को इकट्ठा करता है। और जैसे ही बेई की नजर ब्लू सिल्वर एम्परर पर पड़ती है तो वो समझ जाता है कि तांग्या को बचाने की उम्मीद वापस आ गई है, जो देखकर युहाओ कहता है कि सीनियर ब्रदर सन मून एम्पायर ने श्रेक सिटी को घेर लिया है, इसलिए हमें तुरंत एकेडमी जाना होगा और ये ब्लू सिल्वर एम्परर है। और एकेडमी की सिचुएशन समझने के बाद मैं सीनियर सिस्टर तांग्या का इलाज शुरू करूंगा। जो सुनकर बेई तुरंत उसके साथ निकल जाता है और थोड़ी देर में तीनों एकेडमी के मेन गेट के पास पहुंच जाते हैं, जहां कुछ स्टूडेंट्स उन्हें रोक लेते हैं, लेकिन आइडेंटिटी कंफर्म होने के बाद वे तुरंत उन्हें अंदर जाने देते हैं। और तभी स्टूडेंट्स से उन्हें पता चलता है कि हेवनली सोल एम्पायर पूरी तरह सन मून एम्पायर के हाथों डिस्ट्रॉय हो चुका है। जो सुनकर युहाओ, बेई और तांग वुटोंग तीनों शॉक्ड रह जाते हैं। खासकर बेई के लिए यह खबर किसी बड़े झटके से कम नहीं थी, क्योंकि इसका मतलब था कि अब श्रेक सिटी और सन मून एम्पायर के बीच कोई बफर नहीं बचा है और एनिमी पूरे कॉन्टिनेंट पर कब्जा करने के और करीब पहुंच चुका था। जो सोचते हुए तीनों सी गॉड आइलैंड की तरफ बढ़ते हैं और रास्ते भर युहाओ के मन में यही चल रहा था कि रेडिएंट सिटी में किए गए उनके अटैक्स के बावजूद हेवनली सोल एम्पायर इतनी जल्दी कैसे डिस्ट्रॉय हो गया। तो वही सी गॉड पवेलियन पहुंचकर तीनों पहले गोल्डन ट्री के सामने घुटनों के बल बैठते हैं, जिसके बाद युहाओ सम्मान से कहता है कि टीचर हम वापस आ गए हैं और उम्मीद है कि अभी बहुत देर नहीं हुई है। जिसके बाद वे पवेलियन हॉल में एंटर करते हैं, जहाँ सभी एल्डर्स पहले से ही मौजूद थे, लेकिन उनके बीच बैठी प्रिंसेस वेइना को देखकर युहाओ का दिल भारी हो जाता है, क्योंकि उसका वहाँ होना ही साबित कर रहा था कि हेवनली सोल एम्पायर सच में डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो वही वेइना जब युहाओ को देखती है तो उसकी आंखें भर आती हैं और वो धीरे से कहती है कि युहाओ, लेकिन तभी एल्डर सुवान तीनों को बैठने का इशारा करते हैं। तो वही हॉल में मौजूद सभी एल्डर्स काफी ज्यादा सीरियस थे, क्योंकि श्रेक एकेडमी अब अपनी हिस्ट्री के सबसे बड़े चैलेंजेस में से एक का सामना करने वाली थी। और इस बार उनका सामना सिर्फ सोल मास्टर्स से नहीं बल्कि पूरे कॉन्टिनेंट की सबसे एडवांस्ड सोल टूल टेक्नोलॉजी से था। और तभी एल्डर सुवान युहाओ से पूछते हैं कि बाहर आसमान में जो मैसेज दिखाई दिया है, क्या तुमने उसे देखा है? जिस पर युहाओ सिर हिलाते हुए कहता है कि हाँ, लेकिन उसकी उम्मीद के उल्टा एल्डर सुवान मुस्कुराकर कहते हैं कि कम से कम इससे ये साबित होता है कि तुम्हारे मिशन ने सन मून एम्पायर को डरा दिया है, और अगर ऐसा नहीं होता तो वे तुम्हें पकड़ने के लिए श्रेक सिटी को घेरने के लिए नहीं आते। इसलिए अब हमें बताओ कि सन मून एम्पायर में आखिर क्या हुआ था। जो सुनकर युहाओ अपनी पूरी जर्नी बताने लगता है तो एल्डर्स ध्यान से उसकी बात सुनते हैं। और जब वो रेडिएंट सिटी पर किए गए अटैक और इंपीरियल पैलेस पर क्लास 9 के स्टेशनरी सोल कैनन शेल से किए गए ब्लास्ट का जिक्र करता है तो सभी के चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई देने लगती है। तो वहीं प्रिंसेस वेइना इतनी एक्साइटेड हो जाती है कि अनजाने में मेज का किनारा कसकर पकड़ लेती है। हालांकि युहाओ अपने सबसे बड़े सीक्रेट स्पेक्ट्रल डेमी प्लेन के बारे में कुछ नहीं बताता है, क्योंकि वो जानता था कि कुछ सीक्रेट अभी भी सिर्फ उसके अपने थे। जो सुनकर एल्डर सुवान कहते हैं कि रेडिएंट सिटी पर अटैक करके तुमने सन मून एम्पायर को मजबूर कर दिया है कि वो तुम्हें एक बड़े थ्रेट की तरह देखे, और शायद तुम्हारी टीम कुछ निशान पीछे छोड़ गई थी जिनकी हेल्प से उन्होंने तुम्हारा पता लगा लिया है। इसलिए अब वे श्रेक एकेडमी से तुम्हारी मांग कर रहे हैं कि 10 दिनों के अंदर तुम्हें उनके हवाले किया जाए। लेकिन ये सुनकर युहाओ कहता है कि बात इतनी सिंपल नहीं है, क्योंकि सन मून एम्पायर शायद अब भी यही सोच रहा होगा कि हम अभी भी उनके एम्पायर के अंदर ही मौजूद है और 10 दिनों में एकेडमी का हमसे कांटेक्ट करना भी इम्पॉसिबल है। इसलिए उन्हें लग रहा होगा कि इसके पीछे कोई और डीप प्लानिंग छिपी हुई है। जो सुनकर प्रिंसेस वेइना इसका कारण पूछती है, जिस पर युहाओ बताता है कि 3 आर्मीज की कमांडर जूजी कभी मेरी सीनियर सिस्टर थी और हम दोनों ने एक ही टीचर के अंडर ट्रेनिंग ली थी। जो सुनते ही तांग वुटोंग चुपके से उसकी थाई पर चुटकी काट देती है, लेकिन युहाओ बिना रिएक्शन दिए आगे बताता है कि जूजी कल्टीवेशन या सोल टूल्स में एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं थी, लेकिन मिलिट्री स्ट्रेटेजी में उसका मुकाबला करना बहुत मुश्किल था और हेवनली सोल एम्पायर पर अटैक करने वाली पुरानी प्लानिंग भी उसी ने बनाई थी। और अब हमारे लौटने के बाद सन मून एम्पायर फिर एक्टिव हो गया है और मेरा मानना है कि जूजी कभी भी बेकार में फाइट नहीं करती है। इसलिए अगर उसे पता है कि एकेडमी उसे कभी सौंप नहीं सकती है तो जरूर उसके पीछे कोई बड़ा मकसद है। लेकिन अब इसी के साथ ये एपिसोड तो यहीं पर खत्म हो जाता है। और हाँ भाई, लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना।